हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी एंड कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड आप बहुत अच्छे से अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। यस, ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोग लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स की बात कर रहे थे। लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे और मैंने आपको काफ़ी सारे लिटरेरी टर्म्स कराए हैं जो आपके हर एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, चाहे DSSS हो, टीजीटी, पीजीटी एंड नेट हो। ठीक है, उसमें लिटरेरी टर्म्स एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके लिटरेचर के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यस, तो इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमें स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें मोस्ट ऑफ लिटरेरी टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम आंसर को सही कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं काफ़ी दिन से लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स को करवा रही हूँ और मैंने आपको बताया था कि हमें अभी तक Z तक पहुँचना है। ठीक है, तो मैंने A से स्टार्ट किया था और अभी हम लोग D पर आ गए हैं और DE आज मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो एकदम सीरीज़ से चल रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एंड मतलब इसमें वैसे कोई सीरीज़ नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन अगर हम लेटर वाइज देखें तो हम लोग उस सीरीज़ से चल रहे हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं हम लोग आगे के लिटरेरी टर्म्स के बारे में। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, ठीक है, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि मुझे लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन हो, उसके बारे में नॉलेज हो, ओके, भले ही आपके एग्ज़ाम ना हो रहे हो, लेकिन आपका सब्जेक्ट है लिटरेचर, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, ओके, तो फिर आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियोस को देखना, आपको हेल्पफुल लगती हैं, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है और जिस तरीके से मैं बहुत टाइम नहीं लेती हूँ अपनी वीडियोस में और मैं कंटेंट भी अच्छा खासा देती हूँ। अभी भी देख लीजिए कितने सारे इसमें टर्म्स हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे करेंगे कि बस पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कोई बहुत ज़्यादा मैं एकदम उसके बारे में स्टोरी को लेकर मैं नहीं बताती हूँ कि हाँ पूरा ही उसके बारे में लेकर बैठ गए। जितना पूछा जाता है, जितना पता होना चाहिए, जितना एग्ज़ाम के लिए या फिर जितना इन्फॉर्मेशन हमें उस लिटरेरी टर्म के बारे में, फिर उस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं मेरे बारे में, मेरी वीडियोस के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इसको शेयर ज़रूर कर दें। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो भी स्टडी कर रहा है लिटरेचर में एंड तो उसके पास ये वीडियो पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, यस, तो जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में, रिकॉर्डिंग करने में, तो सपोर्ट तो सबको ही चाहिए होता है ना। हम कोई भी काम करते हैं तो हम सभी को सपोर्ट की नीड होती है फ्रेंड्स, तो कीप सपोर्टिंग मी, बस यही कहना चाहूँगी। एंड चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए एंड इसको लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का सेशन। तो पहला जो आपका टर्म है वो है ड्यूक्स एक्स मैकिना। इसको क्या आप लोग प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, वैसे मैकिना या मैकिना जो भी है, फिलहाल हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी, ना कि इसकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। तो ड्यूक्स एक्स मैकिना, ड्यूक्स एक्स मैकिना का मीन्स होता है अ गॉड फ्रॉम मशीन। ठीक है, सीधा सा आपको एग्ज़ाम में लिखा मिल सकता है ड्यूक्स एक्स मैकिना। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि ड्यूक्स एक्स मैकिना अ गॉड फ्रॉम मशीन, बिल्कुल ऐसे आपको लिखा मिलेगा एग्ज़ाम में। अगर इस तरीके से आया तो ऐसा लिखा मिल सकता है, ड्यूक्स एक्स मैकिना अ गॉड फ्रॉम मशीन। ओके, तो ये लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो गॉड है अल्टीमेटली उनके पास हर प्रॉब्लम का, हर डिलेमा का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही होता है।
और इमीडिएटली वो उस प्रॉब्लम को, उस टेंशन को, उस डिलेमा को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करने की पावर उनके पास होती है। तो यही बताया गया है ड्यूक्स एक्स मशीना में, अ गॉड फ्रॉम मशीन। एक मशीन की तरह है गॉड। जैसे मशीन में हम लोग कोई भी चीज़ फटाफट से हमारा वर्क हो जाता है, ठीक है, किसी भी मशीन के द्वारा हमारा जो काम होता है वो बहुत इजी हो जाता है और उससे हो ही जाता है। हम लोग अपने हाथ से ना कर पाएँ कुछ चीज़ों को, लेकिन मशीन से तो वो चीज़ हो ही जाती है, ठीक है ना। तो अ गॉड फ्रॉम मशीन, ऐसे आप लोग को याद रखना है। It refers that in the end he used to resolve the dilemmas of the human character. Human character में जितने भी आपके dilemmas हैं उनको resolve करने की जो power है वो God के पास है। इसका ये मतलब होता है जितना लिखा है उससे भी ज़्यादा जो मैं explain कर रही हूँ आप उस पर फोकस करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। ऐसे तो आपको लिखा है तो आप खुद ही देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की हो, शायद आपने भी की हो। अगर आपने भी, आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जितना हम सुनते हैं ना चीज़ों को, तो उतना चीज़ें हमें जल्दी रिकॉल होने लगती हैं, हमें याद आने लगती हैं कि हमें वही एकदम सेंटेंस। मेरे संग तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मैंने कोई वीडियो मैंने देखी है और मैं अगर किसी से पढ़ रही हूँ, ठीक है, कोई भी टीचर है, ट्यूटर है, कुछ भी है, तो सुनी हुई बात ज़्यादा याद रहती है ना। सुनी हुई बात ज़्यादा याद रहती है कि हाँ वो टीचर ने ये कहा था, ऐसा बोला था। अभी कुछ दिन पहले मैं ग्रामर की वीडियो देख रही थी एक, ठीक है, तो मेरी भी स्टडी चलती रहती है, तो मैं देख रही थी, तो फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाती रहती हूँ, सेशंस वगैरह लेती रहती हूँ और प्रैक्टिस करती रहती हूँ उसकी। तो उसमें एक रूल ऐसा आया तो एकदम मुझे क्लिक हुआ। हालांकि मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे, ठीक है, नोट्स तो मेरे पास बने रखे हैं, नोट्स नहीं बनाए थे मैंने। तो मुझे एकदम से वो सर जो बोल रहे थे वो लाइन एकदम याद आई कि हाँ उन्होंने ऐसा ऐसा बोला था, तो मैंने वही इम्प्लीमेंट किया। तो ये होता है, आप जितना सुनेंगे ना उतना आपको ध्यान अच्छे से रहेगा, है ना। यस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डेनोटेशन। तो डेनोटेशन क्या होता है? डेनोटेशन से आप ऐसे कर लीजिए, डेनोटेशन डिटर्मिनेशन। जब कोई चीज़ बिल्कुल दृढ़ होती है, ठीक है, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर, कोई चांस ही नहीं है अपने आप को टर्न करने का, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट दृढ़ है हम कि ये करना है तो यही करना है। पहले तो आप ऐसे समझिए, ठीक है, क्योंकि दो वर्ड होते हैं, एक होता है कैनोटेशन और एक होता है डेनोटेशन। कैनोटेशन मैंने आई थिंक जब मैं सी सीरीज़ में मैंने कराया होगा, ठीक है, तो कैनोटेशन कराया है कि नहीं पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। तो दो वर्ड होते हैं, दो टर्म होते हैं, एक डेनोटेशन होता है एंड एक कैनोटेशन होता है। डेनोटेशन क्योंकि डी से ही डेनोटेशन है फ्रेंड्स और डी से ही डिटर्मिनेशन है, तो पहले तो आप इसको लिंक कर लीजिए कि डेनोटेशन डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो डेनोटेशन मतलब कि किसी भी वर्ड का, किसी भी फ्रेज का जो एकदम डायरेक्ट मीनिंग होता है, जो प्राइमरी मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, ठीक है, वो होता है डेनोटेशन, ठीक है, जो लिटरल मीनिंग होता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल शॉर्ट्स में जो मीम्स बन रहे हैं, तो उसमें लोग गाने के लिटरल मीनिंग पे मीम्स बनाते हैं, तो वो कॉमेडी करने के लिए, कॉमिक इफ़ेक्ट देने के लिए, ताकि उनके शॉर्ट्स पे लोगों को हंसी आए, है ना, लाफ्टर क्रिएट करने के लिए। तो लिटरल मीनिंग निकालते हैं। अब आप सॉन्ग को लिटरली मीनिंग निकालोगे तो वो कैसा लगेगा, है ना। रास्ते में मुझे गम मिल गया, तो गम नीचे रखा हुआ है, वो उसको लग के गले में रो लिया, तो गम को वो गले लगा रहा है। गम वही जो हम लोग जिससे पेस्ट वगैरह करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, ग्लू, ठीक है। तो ठीक है, तो वहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं निकाल सकते आप, तो वो कैनोटेशन होता है ना। ये कैनोटेशन हो गया, जैसे कि जहाँ पे लिटरल मीनिंग ना निकले और जहाँ पे लिटरल मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, जहाँ पर प्राइमरी मीनिंग निकल रहा है, जहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग निकल रहा है, वो आपका डेनोटेशन होता है फ्रेंड्स। इट इज़ कॉल्ड लिटरल मीनिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू सर्च फॉर द वर्ड बॉय, अगर आप बॉय सर्च करते हैं डिक्शनरी में या कहीं पर भी, तो सीधी सी बात है कि उसका मीनिंग निकल कर आएगा लड़का।
एक ह्यूमन लड़का, बॉय माने लड़का, लिटरल मीनिंग है बिल्कुल कि बॉय माने लड़का होता है, ठीक है। उसमें आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें आप सेंस लगा करके मीनिंग को निकालने की कोशिश करते हो, जैसे कि हम जो पोएम्स वगैरह होती हैं उसमें हम लोग सेंस निकालते हैं, उसमें हम लोग लिटरल मीनिंग नहीं निकालते हैं, वो डेनोटेशन नहीं है। डेनोटेशन का मतलब होता है जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो प्राइमरी, जो एग्जैक्ट मीनिंग है, डायरेक्ट मीनिंग है, वो आपका होता है डेनोटेशन। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और फिर से मैं कह रही हूँ कि नहीं भी समझ में आया है तो 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे और क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, और तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी कभी एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, फिर हम लोग दोबारा सुनते हैं तो दोबारा हम कुछ चीज़ों को पकड़ पाते हैं, है ना। एक बार में कभी कभी कोई चीज़ पकड़ में नहीं आती है, ओके। ये सब माइंड का गेम होता है, ठीक है। माइंड का गेम मतलब ये नहीं कि आपके पास माइंड नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब कि एक बार में कभी कभी हमारा ध्यान वहाँ पे सभी का नहीं लगता है, दोबारा में लग जाता है, तिबारा में और अच्छे से लग जाता है ना, जिसको हम लोग रिवीजन कहते हैं। तभी तो रिवीजन से चीज़ें बेस्ट होती है ना, क्लियर होती है ना, परफेक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट है डेनाउमेंट। डेनाउमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई प्ले चल रहा है, कैटास्ट्रॉफी बताया था ना मैंने, तो लिखा भी है यहाँ पे। डेनाउमेंट होता है जैसे कि एक प्ले चल रहा है, उसमें एक्सपोजिशन हुआ, ग्रोथ हुआ, क्लाइमेक्स हुआ, रिजोल्यूशन हुआ, ये सारे स्टेप्स के बाद में एंड ऑफ द प्ले। तो एंड ऑफ द प्ले या तो वो कॉमिक होगा या तो वो ट्रेजिक होगा। तो जब वो ट्रेजिक होता है ना फ्रेंड्स, तो वो कैटास्ट्रॉफी होता है, और जब वो आपका कॉमिक होता है तो वो होता है डेनाउमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, डेनाउमेंट होता है, इतना ही आपको याद रखना है। ट्रेजिक एंड हो रहा है तो कैटास्ट्रॉफी, जो हम लोग ट्रेजिडी में यूज़ करते हैं, और अगर आपका कॉमिक एंड हो रहा है तो वो आपका डेनाउमेंट होता है। क्लियर है, ओके। आगे की तरफ चलें, यस। आगे जो आपका है ना वो है डाइडैक्टिसिज्म। डाइडैक्टिसिज्म, ठीक है। डाइडैक्टिसिज्म क्या होता है कि इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर दोज लिटरेरी टेक्स्ट which are overloaded with the informative and realistic matter, and you see the omission of graceful and pleasing details. Didacticism का मीन्स ये होता है कि frequently यूज करा जाता है उन लिटरेरी टेक्स्ट के लिए जो ओवरलोड होते हैं बहुत ही रियलिस्टिक मैटर के साथ में, बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। अब जब ज़्यादा किसी को इन्फॉर्मेशन दोगे, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक कह सकते हैं कि एज इट इज़ जो होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें कोई प्लीजिंग डिटेल आपने नहीं ऐड किया है, कोई उसमें ग्रेसफुल बात नहीं हो रही है, कोई कॉमिक बात नहीं हो रही है, सीधी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो आपका डाइडैक्टिसिज्म होता है, ठीक है। जहाँ पे रियलिस्टिक मैटर होता है, ये नहीं है कि हाँ जैसे हम लोग पोइट्री में एक सेंस लगा के पढ़ते हैं, वहाँ पे प्लीजिंग प्लेजर हम लोग फील करते हैं, ये वो नहीं है। पोइट्री में हम लोग प्लेजर फील करते हैं, यहाँ पर नहीं है ऐसा। रियलिस्टिक मैटर होता है, डायरेक्ट एकदम मैटर होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, ठीक है, उसी से भरा मिलेगा आपको, वही होता है डाइडैक्टिसिज्म, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते रहो आप, लेकिन प्लीजिंग डिटेल से, ग्रेसफुल डिटेल्स से कोई भी मतलब नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड डाइडैक्टिसिज्म। यस, समझ में आया? आगे चलिए। नेक्स्ट है आपका डर्ज। डर्ज को अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो शोक गीत कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक शॉर्ट एलेजी होती, जैसे एलेजी भी शोक ही होता है, किसी के डेथ पे लैमेंट करना, मॉर्न करना, विलाप करना, वी कैन से दैट। तो डर्ज क्या होता है, एक शॉर्ट एलेजी होती है, एक दुखद गीत है ना, खास करके फनरल ऑरेशन पे लोग ऐसा करते हैं, ओके। डर्ज जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि फियर नो मोर फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। शेक्सपियर का जो सिम्बलाइन है, ठीक है, शेक्सपियर का जो सिम्बलाइन है वो क्या है, रोमांस है, रोमांस है ना, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, सिम्बलाइन, पेरिकल्स, ओके, ये सब रोमांसेस हैं इनकी,
तो जो सिम्बलाइन है ना, उसमें ये जो लाइन है ना, फियर नो मोर फ्रॉम द हीट ऑफ, ये डर्ज बताती है, डर्ज को इंडिकेट करती है, इसमें डर्ज है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कितना अच्छे से आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पता चल रहा है कि हाँ ये होता है, ये टर्म इसमें ये होता है, ऐसे ही बस समझते चलना है। और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए आप, इसको फटाफट से जितनी वीडियो आप देख रहे हैं उसको एक एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा अपने आप में। ऐसे ही आप बता सकते हैं कोई पूछे तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फ्रेज यूज्ड बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट मॉडर्न टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। टी.एस. एलियट इन हिज ऐसे द मेटाफिजिकल पोएट्स, ये भी इनका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि द मेटाफिजिकल पोएट्स किस ईयर में पब्लिश हुआ था, किस ईयर में आया था। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, फ्रेज यूज्ड बाय टी.एस. एलियट इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स। इफ़ यू वांट टू फाइंड द प्लेजर इन एनी वर्क यू विल अबैंडन द सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी। इसका मीन्स ये होता है कि अगर आप प्लेजर लेना चाहते हैं किसी भी वर्क में, ठीक है, तो आपको वहाँ पे अबैंडन करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी को। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से दूर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, तो मूवी में होती नहीं है, अनरियलिस्टिक सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि अरे ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। होता ही है मूवीज़ सीरियल्स में, है ना, जो चीज़ें हो नहीं सकती, लेकिन क्योंकि हमें वो देखने में प्लेजर मिल रहा है ना, मज़ा आ रहा है देखने में, तो क्या है, हम वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसका। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्लेजर आपको मिल रहा है, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लेजर मिल रहा है। तो अगर आपको किसी भी वर्क में प्लेजर चाहिए तो यू विल हैव टू अबैंडन द सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो समझ आपको अपना हटाना पड़ेगा, वहाँ से समझ हटानी पड़ेगी आपको। ज़्यादा दिमाग से देखेंगे तो फिर प्लेजर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ज़्यादा अगर आप दिमाग लगाने लग जाएंगे तो प्लेजर नहीं मिलेगा फिर उसमें। वही होता है, एक सेंस को समझ लीजिए कि होता क्या है, यही होता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। वैसे इसमें मोस्ट ऑफ पूछा ये जाता है कि फ्रेज यूज़ किसने किया है, टी.एस. एलियट ने किया है, एंड किस एसे में किया है, द मेटाफिजिकल पोएट्स ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे आपका है डिस्टोपिया। ठीक है, डिस्टोपिया क्या होता है, जैसे कि यूटोपिया होता है, यूटोपिया का ही जो अपोजिट है वो डिस्टोपिया होता है। अच्छा, काफ़ी सारे टर्म्स ऐसे हैं ना जिसमें अपोजिट भी आपको मिल रहा है ना, जैसे कैनोटेशन, डेनोटेशन, है ना, एंड कैटास्ट्रॉफे, डेनाउमेंट, डिस्टोपिया, यूटोपिया, है ना। तो ऐसे सही है, अच्छा भी है, याद रहेगा आपको। डिस्टोपिया क्या होता है कि इट इज़ द अपोजिट ऑफ यूटोपिया, मीन्स बैड प्लेस। डिस्टोपिया यूटोपिया का अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है बैड प्लेस, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। ये अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड बहुत ही ध्यान से ये याद रखना। अनप्लीजेंट होता है लेकिन इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। ओके, इन दिस एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट एंड रॉन्ग। डिस्टोपिया वर्ड में सब कुछ इम्परफेक्ट होता है एंड रॉन्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइडल नहीं होता है। ठीक है, यूटोपिया में आइडल होता है, यूटोपिया में भी इमेजिनरी वर्ड होता है बट वो प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड होता है, लेकिन डिस्टोपिया में अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड होता है, बैड प्लेस होता है, इम्परफेक्ट होती हैं इसमें सारी चीज़ें, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आल्डोस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये क्या है, डिस्टोपिया का एग्जाम्पल है। जॉर्ज ऑरवेल का 1984 भी शो अ डिस्टोपियन सोसाइटी
एक डिस्टोपियन सोसाइटी को शो करता है। नेक्स्ट आपका है इक्लॉग। इक्लॉग में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अ शॉर्ट पास्टोरल पोएम। ठीक है, ये भी एक पास्टोरल पोएम होती है। तो बुकॉलिक एक वर्ड मैंने बताया था, बुकॉलिक भी आपका पास्टोरल से ही रिलेटेड होता है। बुकॉलिक का मीन्स ही वही पास्टोरल ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, एलिजन। ठीक है, एलिजन, एलिजन क्या होता है फ्रेंड्स? ओमिशन ऑफ द लेटर। एलिजन में इतना समझिए आप कि जहाँ पे लेटर का ओमिशन होता है, ओमिशन ऑफ द लेटर, वन और मोर देन वन। एक लेटर का भी ओमिशन हो सकता है, एक से ज़्यादा लेटर का भी ओमिशन हो सकता है, जैसे कि आपका कांट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन प्लस नॉट। कैन प्लस नॉट में जब हम ओ को रिमूव कर देते हैं तो हम लोग कैंट लिखते हैं, या कांट, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, कांट लिखते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसी को एलिजन बोलते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो ये ओमिशन ऑफ द लेटर एलिजन है। और फिर देखिए इसी का ऑपोजिट हम कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस ओमिशन ऑफ वर्ड्स होता है, जहाँ पे कोई बात हुई, कोई बात आपने बोली है ना, कोई बात आपने कही, फिर आपने डॉट 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 उसको खाली छोड़ दिया, तो पूरे पूरे वर्ड्स आपने गायब कर दी कि इसको फिल करो अब। तो वो एलिप्सिस होता है, जहाँ पे वर्ड्स का ओमिशन है एलिप्सिस है, जहाँ पे लेटर का ओमिशन है एलिजन है। ठीक है। नेक्स्ट, एम्पैथी। एक होता है फ्रेंड सिंपैथी। ठीक है, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी होता है बस सहानुभूति दिखाना। ठीक है, कि किसी के संग में कुछ ऐसी चीज़ हुई जो दुखद है, ओके, तो हमने क्या किया, सिंपैथी दिखा दिया कि हाँ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एम्पैथी का मतलब होता है टू फील विद, उस इंसान के साथ में आप भी बिल्कुल वही 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 फील कर रहे हो जो सामने वाला बंदा फील कर रहा है, वो एम्पैथी होता है, वो सिंपैथी नहीं होता है। जो आप उसके दुख में बिल्कुल खो जाएं, वही दुख आप भी महसूस कर पा रहे हैं अपने अंदर, है ना, जिसमें सिर्फ आप ऊपर ऊपर से सिंपैथाइज़ नहीं कर रहे हैं लोगों को कि हाँ ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको मतलब पता तो है कि हाँ गलत हुआ, लेकिन सिंपैथाइज़ कर दिया, ठीक है। लेकिन एम्पैथी में तो बिल्कुल फील कर जाना, जैसे कि सामने वाला जिस चीज़ से गुज़र रहा है वही चीज़ एग्जैक्टली आप भी फील कर रहे हैं, वो एम्पैथी होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एनकोमियम। एनकोमियम क्या होता है? एक ऐसी स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ प्रेज, जिसमें प्रेज होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रेज होता है, अप्रिसिएशन होता है, उसको एनकोमियम कहते हैं। इसको यूलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, यूलॉजी में भी प्रेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंजाममेंट। इंजाममेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंजाममेंट, रन ऑन पढ़ा होगा आपने। तो इंजाममेंट का मतलब होता है टू स्टेप ओवर और पुट लेग्स अक्रॉस। पहले तो आप इसका मेन एग्जैक्टली ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, टू स्टेप ओवर और पुट लेग्स अक्रॉस। टू स्टेप ओवर और पुट लेग्स अक्रॉस एज इट इज़ भी देखने को मिल सकता है। अब इसको समझिए कि होता क्या है। इंजाममेंट का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई पोइट्री की लाइंस पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, कोई भी लाइन आप पढ़ रहे हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, ठीक है, वो लाइन नेक्स्ट लाइन में भी चल रही है कंटिन्यू, लेकिन उसमें अभी भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है कोई भी, उसको इंजाममेंट कहते हैं, है ना। आपको लग रहा है अब फुल स्टॉप आएगा, अब कॉमा आएगा, अब ऐसा यहाँ से सेंटेंस थोड़ा सा ब्रेक होगा, लेकिन वो सेंटेंस ब्रेक हो ही नहीं रहा है, वो नेक्स्ट लाइन पे रनिंग करता जा रहा है। ठीक है, अ लाइन हैविंग नो पंक्चुएशन मार्क एंड रनिंग ओवर टू द नेक्स्ट लाइन कॉल्ड इंजाममेंट। क्लियर है? आगे चलते हैं। एपिग्राफ। एपिग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज एपिग्राफ? तो एपिग्राफ is used at the beginning of the document having few sentences
विच एसोसिएट द अनदर राइटर। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए क्या इसमें बताया गया है। एपिग्राफ का मीन्स होता है कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई वर्क लिखा, ठीक है, आपने बहुत अच्छा सा वर्क लिखा अपने खुद का, किसी का आपने कॉपी नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने जो स्टार्टिंग की जो कुछ लाइंस हैं, एकदम शुरुआत की, जहाँ से वो वर्क आपका, वो पोएम या जो भी आपने लिखा है वो स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट वो बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे है, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, तो वो लाइंस आपने वहाँ पे क्या कर दिया, उसको लिख दिया, लेकिन वो जो लाइंस हैं वो एसोसिएट करती किसी और राइटर से, ठीक है, तो उसको हम लोग एपिग्राफ कहते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग की लाइन आपने किसी और राइटर की वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, मीन्स क्या हो गया, वो एपिग्राफ हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अर्नेस्ट हेमिंगवे यूज्ड गर्ट्यूड स्टाइन्स कोटेशन। जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने गर्ट्यूड स्टाइन का कोटेशन को यूज़ किया था अपने बुक द सन ऑल्सो राइसेस में, और वो कोटेशन क्या था, यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन, बिकॉज जो लॉस्ट जनरेशन का टर्म है वो गर्ट्यूड स्टाइन ने दिया था। ओके, लॉस्ट जनरेशन का जो टर्म है वो गर्ट्यूड स्टाइन ने दिया था, और गर्ट्यूड स्टाइन की इसी कोटेशन को उठाकर अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने वर्क में क्या कर दिया, इंस्क्राइब कर दिया, लिख दिया वहाँ पे, किसमें, द सन ऑल्सो राइसेस में। तो ये एपिग्राफ होता है। तो स्टार्टिंग की जो लाइन आपको मिलेगी ना, यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की नहीं है, ये गर्ट्यूड स्टाइन की लाइन है, बट इन्होंने उनकी लाइंस को अपने स्टार्टिंग ऑफ द वर्क में उसको क्या कर दिया है, राइट कर दिया है, तो इसे हम एपिग्राफ बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एपिलॉग। एपिलॉग आपको पता है, अ शॉर्ट सेक्शन कम्स आफ्टर द कॉन्क्लूजन। जैसे कि एंड ऑफ द प्ले जो होता है, एक कॉन्क्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रोलॉग होता है, इसका भी देखिए ऑपोजिट मिल गया। प्रोलॉग जो आपका बिगिनिंग ऑफ द प्ले होता है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द प्ले आप लोग ये मत कर दीजिएगा कि वो एपिग्राफ भी बिगिनिंग में होता है। एपिग्राफ में किसी और राइटर की लाइंस को उठाते हैं, तो वो एपिग्राफ होता है ना। प्रोलॉग का मतलब है बिगिनिंग में अगर कुछ ऐसा लिखा है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है, तो वो प्रोलॉग हो गया। वो किसी राइटर का नहीं है, वो उसी राइटर का है जो वो लिख रहा है, ठीक है। जैसे शेक्सपियर ने काफ़ी प्रोलॉग एपिलॉग का यूज़ किया है अपने वर्क्स में, ठीक है। तो एपिलॉग होता है वो जो आपका एंड ऑफ द प्ले होता है, एक तरीके से आफ्टर द कॉन्क्लूजन, और प्रोलॉग जो बिगिनिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एपिटैफ। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब स्टोन। ऐसे वर्ड्स जो किसी की टॉम्ब स्टोन पे लिखे होते हैं आफ्टर डेथ, उसके टॉम्ब स्टोन पे लिखे होते हैं, वो एपिटाफ है। जैसे कि आपका शेक्सपियर का एपिटाफ है ना, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सिक फॉर वियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन स्पेयर दीज स्टोन्स, इस तरीके से है, एंड कर्स्ड ही बी दैट मूव्स माई बोन्स, ठीक है। तो ये एपिटाफ है, ठीक है। नेक्स्ट है एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन क्या होता है, एक मैरिज सॉन्ग होता है। एडमंड स्पेंसर रोट हिज ग्रेट लिरिक एपिथैलेमियन ऑन हिज ओन मैरिज। जबकि एडमंड स्पेंसर ने जब एलिजाबेथ बॉयले से मैरिज किया, तो उन्होंने एपिथैलेमियन अपने उस मैरिज को इन्होंने बताया है, सेलिब्रेट किया है, ठीक है, उस चीज़ को। तो वो एपिथैलेमियन होता है, एक मैरिज सॉन्ग है। एंड आई थिंक इसको इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट लिरिक मुझे याद नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट ओड आई थिंक माना जाता है एपिथैलेमियन। ओके, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, हाँ, फर्स्ट ओड ही इंग्लिश लिटरेचर में बोला जाता है ये, है ना, एपिथैलेमियन को, जो एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है हो गया, बस 2 और रह गए। एपिथेट यूज्ड एडजेक्टिव बिफोर सम वर्ड्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स के पहले आपने एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया, वो एपिथेट होता है। जैसे कि रोज़ी फिंगर डॉन, तो ये रोज़ी जो है ना, ये एडजेक्टिव है, जो रोज़ी है वो एडजेक्टिव है, ओके। फिंगर डॉन के पहले जो रोज़ी आ रहा है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो आप एडजेक्टिव लगा देते हैं वर्ड्स के पहले, उसको एपिथेट बोलते हैं। यूलॉजी क्या होता है, आई स्पीच फॉर द प्रेज ऑफ अ पर्सन, एस्पेशली फनरल ऑरेशन, ठीक है।
एक ऐसी स्पीच जिसमें प्रेज़ की जाती है पर्सन की, और ख़ास करके उसके फनरल ऑरेशन पे, उसको हम लोग बोलते हैं यूलॉजी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास ये वीडियो पहुँचे, वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे इसमें पूछा है, मेटाफिजिकल पोएट्स किस ईयर में आया था, वो आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा। एंड आज के फिर लिटरेरी टर्म्स इतने ही हैं, और अभी और लिटरेरी टर्म्स हम लोग करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा लेंदी वीडियो कर देंगे। लेंदी का मतलब ये नहीं है कि बकवास की वीडियो, लेंदी का मीन्स ये है कि उसमें आपके काफ़ी सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर हम लेंदी वीडियो बना भी लेंगे तो उसमें कंटेंट भी तो अच्छा खासा कवर अप हो जाएगा ना, है ना। तो उसमें और टर्म्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ओके, कमेंट्स किया करिए। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।